वोट चोरी को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी को जो झूठा बता रही है उस पर आपका क्या कहना है? जो आपने दस्तावेज दिए उस दस्तावेज में 4-4 वोट, 5-5 वोट, एक घर के अंदर 80-80 वोट, एक बिल्डिंग के अंदर 7-7 हजार वोट हमने तो रिकॉर्डेड पकड़े हैं। हाउस नंबर 0, फादर्स नेम थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अगर डॉक्यूमेंट हमने बनाया तो हमारे खिलाफ मुकदमा करिए ना। राहुल गांधी शपथ पत्र भी नहीं दे सकते। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल जिन मृतकों को आपने पेश किया था 2 मृतक कोर्ट के सम्मुख आ गए। बीजेपी पॉलिटिकल थिएटर कह रही है। बीजेपी प्रवक्ता है चुनाव आयोग की। बीजेपी जितना बोल रही है उससे प्रूव हो रहा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के इन्होंने गिरोहबंदी कर ली है। एक कामयाब मुस्लिम नेता की पहचान दल बदलने वाले नेता के रूप में कैसे बन गई? जीवन में कुछ गलतियां भी होती हैं आदमी से, अगर गलती ना करे तो फरिश्ता बन जाए। गलती थी समाजवादी पार्टी। हाँ, अखिलेश यादव से नहीं बनी। नहीं, अब बड़े नेता अखिलेश जी, मेरा उनका क्या मुकाबला है। आप कहते हैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी का दिल बहुत बड़ा है, प्रियंका गांधी का दिल बहुत बड़ा है। फतेहपुर में जो मकबरे को मंदिर बनाकर जो चीजें हुई सर, उसमें बीजेपी का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो उस मुद्दे पर क्या कहना है आपका? कि मैंने तो कल कहा था कि मुसलमान है तो सीधे गोली मार छाती के ऊपर, वहां तो आपने डंडा भी नहीं चलाया। तो क्या समाज के अंदर आप 2 कानून चलाएंगे कि एक के लिए एक कानून, एक के लिए एक कानून? यही उपद्रव अगर मुसलमान कर रहा होता तो आप सीधे छाती पे गोली मारते। संभल में क्या किया? संभल में तो कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। संभल में सीधे छाती पर गोली, और जिसने गोली मारी उसे प्रमोशन दे रहे हो आप। अगर इमरान मसूद जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इस देश में कभी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या राय है आप? कभी वहां तक पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री? बड़े भाई हैं मेरे, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, आज की राजनीति में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब सेकेंडरी मुद्दे हैं। यही चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को तो अनपढ़ जाहिल लोग चाहिए देश के अंदर। क्या मुसलमानों को बीजेपी के राज्य में डरने की जरूरत है? जरूरत कहाँ है? डर ही रहा है। जरूरत तो तब हो जब उसे डर ना लग रहा हो। डर रहा है। कहते हैं डर लग रहा हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े में सहयोग किया था वो जाए पाकिस्तान। योगी जी को क्या कहेंगे, कैसे सीएम है वो? देख तो रही है फतेहपुर में क्या हो रहा था। आपने कहा कि योगी जी बड़े ईमानदार आदमी। ईमानदार तो हैं। एक शब्द में राहुल गांधी को कैसे बताएंगे आप? संत। और मोदी जी को देश का यूथ कैसे देखे? वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमान की बर्बादी का सामान। बीजेपी नफरत की जमात हो गई है। कांग्रेस तो देश का भविष्य है। इमरान मसूद जी लोगों का सेवक। कभी बिना सिक्योरिटी की भीड़ में गए हैं आप? मेरे साथ सिक्योरिटी कब है ये बताइए? रात को घर पे आके 2 बजे भी कोई उठा लेता है, मुझे कभी सुरक्षा की जरूरत डर नहीं लगता? नहीं, अल्लाह है करने वाला, डर किस बात का है? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वो देश के गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए वो दिन ईद और दिवाली जैसा होगा जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज मैं बैठी हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस अड्डे पर जहां से निकलते हैं ऐसे बयान जो हफ्तों नहीं बल्कि सालों तक सुर्खियों में रहते हैं। कभी खुद को राहुल गांधी का सिपाही कहने वाले, कभी अपने तीखे भाषणों से विवादों का केंद्र बनने वाले और कभी जनता की नब्ज को बाखूबी पकड़ लेने वाले शख्स इमरान मसूद के घर पर हम आज मौजूद हैं, उनके आवास पर हैं और एक पॉडकास्ट उनके साथ करने जा रहे हैं बिना फिल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। दुनिया, देश, उत्तर प्रदेश, राजनीति और उनके दिल दिमाग की वो बातें जानने की आज कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। जी शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल, आप खुद को राहुल गांधी का सिपाही कहते हैं और इस वक्त जो चल रहा है देश में, जो वोट चोरी को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, बीजेपी राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनको जो झूठा बता रही है, उस पर आपका क्या कहना है? झूठा कैसे बता रहे हो? बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है क्या? हमने आरोप चुनाव आयोग पे लगाए, बीजेपी पे नहीं लगाए। वोट की चोरी चुनाव आयोग ने की। जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने सौंपे उन दस्तावेजों के अंदर रिकॉर्डेड चोरी पकड़ी गई। और रिकॉर्डेड चोरी को किस तरह से डिनाइल कर सकते हैं? आपने जो वोट कास्ट हो गए उनका तो डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो आपका हमें डेटा दिया था उस डेटा में सारी चोरी आपकी पकड़ी गई। सर, इलेक्शन कमीशन भी तो ठुकरा रही है कि कोई तथ्य नहीं है। तथ्य कैसे नहीं है? मांग रही है। कैसे तथ्य नहीं है?
शपथ पत्र तो वो इसलिए मांग रहे हैं कि उनके नियमों के अंदर 30 दिन तक अगर दावा प्रस्तुत नहीं होता तो खारिज हो जाता है। तो शपथ पत्र तो खारिज हो जाना है, वो तो चुनाव आयोग का नियम है। हमने तो चोरी पकड़ी है, हमने तो रिकॉर्डेड चोरी पकड़ी है। जो आपने दस्तावेज दिए उस दस्तावेज में 4-4 वोट, 5-5 वोट, एक एक घर के अंदर 80-80 वोट, एक एक बिल्डिंग के अंदर 7-7 हजार वोट हमने तो रिकॉर्डेड पकड़े हैं। जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर वोट, हमने तो रिकॉर्डेड सारी चीजें दी है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसको डॉक्यूमेंट को हमने बनाया है। अगर डॉक्यूमेंट हमने बनाया तो हमारे खिलाफ मुकदमा करिए ना। सर अब आगे का क्या है, क्योंकि अब राहुल गांधी शपथ पत्र भी नहीं दे सकते और अब कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता, तो क्यों आगे नहीं जाया जा सकता? कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल जिन मृतकों को आपने पेश किया था, 2 मृतक कोर्ट के सम्मुख आ गए, उनका नाम मृतकों में डाल दिया और वो जिंदा है और वो मौजूद है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मौजूद हैं। बीजेपी पॉलिटिकल थिएटर कह रही है इसे दोस्तों, क्या जवाब दें? बीजेपी प्रवक्ता है चुनाव आयोग की। बीजेपी प्रवक्ता तो नहीं, हम तो यही बात, बीजेपी जितना बोल रही है उससे प्रूव हो रहा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के इन्होंने गिरोहबंदी कर ली है और लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है। अगर इसी तरह से लोकतंत्र होना है तो फिर बीजेपी के ऑफिस से सर्टिफिकेट जारी हो जाया करे, फिर किसी को जीतने और हारने की जरूरत कहाँ है? सर चुनाव आयोग की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि 300 सांसद जो चुनाव आयोग की तरफ प्रदर्शन कर रहे थे, 30 को बुलाया था, 300 आ गए। 30 भी जा सकते थे सर, 300 की क्या जरूरत है? नहीं, अब सब सांसद हैं, कोई सड़क पे चलने वाले आदमी नहीं थे। बिल्कुल सब सांसद हैं। क्या दिल्ली के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जिस जगह के ऊपर 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो? क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं कि चुने हुए प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आपकी सारे चिट्ठे के साथ आ रहे हैं? तो उनको मिलना ही नहीं था, हमें ले जाके थाने में बंद कर दिया। 30 लोगों को भी नहीं जाने दिया। मतलब उसमें सबसे बड़ी बात यह, हमने कहा था कि आप बैरिकेड लगा दिए, हम सब यहीं रुक जाते हैं, 30 लोग चले जाते हैं, 30 को भी नहीं जाने दिया। SIR के खिलाफ जो विपक्ष ने प्रदर्शन किया, उसके दौरान अखिलेश यादव की एक तस्वीर सामने आई जहां पर वो बैरिकेडिंग से फांदते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी देखा गया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बेखौफ होकर आगे बढ़े। आपकी भी एक तस्वीर जो है समाजवादी, आपकी एक्स पार्टी के नेता जो बर्क साहब है, उनके साथ देखी गई। आप बैरिकेडिंग के पास दोनों लोग एक साथ खड़े हुए थे। तो क्या है अब इसी बहाने क्या जो इंडिया गठबंधन टूटा टूटा लग रहा था, एक बार फिर से एक होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लोकतंत्र बचेगा तो सब कुछ बचेगा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर सब लोग मजबूती के साथ खड़े होकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि एक सवाल देश के सामने खड़ा हो गया कि एक विधान लोकसभा में अगर 1-1 लाख वोट फर्जी बना दिए गए और फर्जी डाल दिए गए तो चुनाव नतीजों के तो कोई मायने नहीं रहे। बिल्कुल। कितनी सीटें जो 50,000 से नीचे आ रही हैं, कितनी सीटें जो 25,000 से नीचे आ रही हैं, तो लोकतंत्र के मायने क्या रह गए? ये सरकार तो फिर इसके ऊपर शक हो गया ना कि ये सरकार चुनी हुई नहीं, ये चुराई हुई सरकार है। ये सब जो हुआ उसके बाद क्या अब कोई भी पार्टी या जनता ये भरोसा कर पाएगी कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे? देखिए, हम लोग हर चीज का संविधान के अंदर चेक एंड बैरियर लगाया हुआ है, हर चीज को करा हुआ है कि वो चेक कर बैरियर लगा हुआ है। कोई भी निरंकुश नहीं है। चुनाव आयोग को निरंकुश नहीं बनाया जा सकता कि चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम करेगा। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। TN शेषन साहब ने आकर के इस संस्था को स्थापित करा था सही मायनों में। जो TN शेषन साहब ने चुनाव आयोग को जन्मा दिया था, और इसके बिल्कुल उलट हो रहा है अब। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सामने लाना बाकी है। तो सर क्या सामने लाने वाले हैं? सामने यही है जो चोरी आपने की है। रिसर्च चल रही है कि देश में कहाँ कहाँ आपने चोरी की है, कौन कौन सी सीट के ऊपर आपने चोरी की है। चलिए, ये तो गर्मा गर्म जो मुद्दा था उस पर बात हो गई। अब आते हैं इस बात पर कि इमरान मसूद जी, सांसद इमरान मसूद कैसे बने, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल था। तो नेता बनने की जो ये इंस्पिरेशन थी कहाँ से आई? फैमिली से दबाव था या फिर आपने खुद सोचा? मेरा परिवार राजनीतिक परिवार है और हम लोग राजनीति से ज्यादा इस काम को सेवा रखते हैं। क्योंकि अगर सेवा न रखते तो हमारे परिवार ने 1935 से पहले तो वोट का अधिकार भी नहीं था। पक्के मकान वालों को वोट मिलता था। हमारी लड़ाई गरीबों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। हम जमींदार लोग थे, लेकिन जमींदारों के खिलाफ ही हम लोग लड़ाई लड़ते थे। जितने जमींदार थे उनके खिलाफ गरीबों के साथ खड़े रहते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दादा के 4 भाई थे। दादा की शादी हुई, दूसरे भाई की शादी नहीं हो पाई। हमारे वालिद की जो बुआ थी उनकी शादी नहीं हो पाई। बड़े लोग तो इसलिए शादी नहीं करते थे
कि ये लोग छोटे लोगों के अंदर बैठते हैं, और छोटे लोग जिनको बोलते थे, ये लोग छोटे लोग इसलिए नहीं करते थे कि ये बड़े लोग हैं। तो परिवार में सिर्फ दादा की शादी हुई और उसी से परिवार हमारा आगे चला। दादी हमारी उसी मिजाज की थी, बिल्कुल घर के ऊपर आना जाना, लोगों का बैठना। जब छुआछूत का दौर था, उस दौर में भी दलितों को हमारे यहाँ कुर्सी के ऊपर बैठाया जाता था, हमारे यहाँ कभी ज़मीन पर नहीं बैठाया गया। तो उस दौर के अंदर हम लोगों का मकसद सियासी नहीं था, उस दौर पर हमारा मकसद सामाजिक समरसता था, और सामाजिक समरसता की उस लड़ाई को मेरे दादा ने लड़ी। उसके बाद चुनाव आने शुरू हो गए। चुनाव के अंदर लगातार चेयरमैन का चुनाव लड़ते रहे, चेयरमैन रहे, विधायक का भी चुनाव लड़े, मेरे दादा विधायक रहे, फिर मेरे वालिद चेयरमैन रहे, फिर मेरे चाचा 40 साल 9 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी, उसी परवरिश के अंदर बड़े हुए। हमने कभी छोटे और बड़े का फर्क नहीं देखा। हमने हमेशा इस चीज़ को इस नियत के साथ किया कि हम लोगों को अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि हम खिदमत कर सकते हैं, तो हम खिदमत कर रहे हैं। सर, जब भी समाज की लाइन से कोई बाहर जाता है या अपने लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि ज़मींदार थे, हम लोगों ने उनके खिलाफ ही बोला, तो लोग, सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो संघर्ष कितना करना पड़ा आपको? देखिए, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा, चूंकि हम लोगों के आने तक तो ज़मीन तैयार हो गई थी, लेकिन हमारे दादा को बहुत संघर्ष करना पड़ा। दादा को संघर्ष करते हुए देखा आपने, तो मतलब संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से तैयार? हाँ, दादा को संघर्ष करना पड़ा। हमारे दौर आते आते तो जब हमने आँख खोली, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम दादा MLA हो गए थे, तो एक ज़मीन तो तैयार हो गई थी। तो हमने तो ऐसा नहीं देखा कि वो संघर्ष देखा, और फिर मुल्क आज़ाद हो गया था। जब मुल्क आज़ाद हो गया तो फिर वो सब चीज़ें बदल गई थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद का भी आरोप लगाती है कि सजा सजाया सब मिल गया, तो अब आप, मतलब लोग हैं जो बहुत सारे उस पर राज कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बेकार की बात है। परिवार अकेला कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कितना भी सजाव मिल जाए वो सब बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो परिवार का कोई मायने नहीं होता, कि आपका संघर्ष जीवन में अपना आप करना पड़ता है। फिर इमरान मसूद जी का जब नाम आता है तो लोग खुद ब खुद मुसलमानों से जोड़ देते हैं, तो आप कैसे नेता हैं, किन के नेता हैं? नहीं, मैं मुसलमान का नेता नहीं हूँ। मुझे 1 लाख हिंदुओं ने वोट देकर जिताया है। मेरे पास तो हिंदू और मुसलमान नाम की परिभाषा ही नहीं है। जब आप काम करते हो, अगर आप इस चश्मे से देखने लगोगे ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, आप बताइए मुझ पर। मैंने शाकुंभरी देवी माता के नाम पर रेलवे स्टेशन की डिमांड की, तो क्या ये मुसलमान होने के नाते की? नहीं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मेरे यहाँ इनकी मान्यता है, उनको दिया जाना चाहिए। कई बार आपके खुद के कौम के लोग जो हैं वो आप पर उंगलियां उठाते हैं कि आप मुखरता से नहीं बोलते, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है उस वक्त क्या सोचते हैं, क्योंकि पार्टी लाइन के खिलाफ भी नहीं जा सकते? मैं हमेशा मुखरता के साथ बोलता हूँ, और मेरे से ज़्यादा मुखरता से कोई बोलता हो तो मुझे बता दे, वो पहलवान। इस दौर में जब सबकी ज़बान पर ताले हैं, तो मेरी ज़बान पर तो ताला आज भी नहीं है। तो वो पहलवान बता दें अपने आप को, कौन से पहलवान हैं जो बोल रहे हैं। यहाँ तो मुसलमान का नाम लेते हुए लोग डरते हैं। आज तो मुसलमान का नाम लेते हुए, जो सेक्युलर पार्टी जो मुसलमान का वोट लेती है, वो भी मुसलमान का नाम लेते हुए डरती हैं। हम तो सीधे बात करते हैं। एक कामयाब मुस्लिम नेता की पहचान दल बदलने वाले नेता के रूप में कैसे बन गई? मतलब पहले समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर वापस से कांग्रेस में वापसी की समाजवादी पार्टी के बाद, तो फिर जीवन में कुछ गलतियां भी होती हैं आदमी से, अगर गलती ना करे तो फरिश्ता बन जाए। गलती थी समाजवादी पार्टी। हाँ। सर, आप कहते हैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, पर क्या कांग्रेस, जब एक होता है ना कि जब हम किसी को छोड़ देते हैं किसी का साथ, तो वो दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो आपको लगता है ऐसा कि बड़े दिल वाले लोग करते हैं, जो दिल के बड़े होते हैं ना, वो यही करते हैं। बड़ा नेता बनने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। बड़ा नेता वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। राहुल गांधी का दिल बहुत बड़ा है, प्रियंका गांधी का दिल बहुत बड़ा है। क्या फर्क था कांग्रेस और सपा में? छोड़िए ना, अब क्या, अब मैं अपने घर में वापस आ गया, खत्म बात। अब मैं पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। मेहमान बन के गए थे आप एक तरह से सपा में? नहीं, मेरी तो परवरिश भी वहीं हुई थी। मैं मुलायम सिंह जी के साथ राजनीति सीखी थी मैंने, तो मुलायम सिंह जी के साथ राजनीति करी थी मैंने। मुलायम सिंह जी का औरा दूसरा था, अब औरा दूसरा है, बस फर्क है। अखिलेश यादव से नहीं बनी? नहीं, अब बड़े नेता हैं अखिलेश जी, मेरा उनका क्या मुकाबला है। अच्छा, एक मैंने आपका पॉडकास्ट देखा जिसमें आप बोल रहे थे कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले खुद को मुख्यमंत्री मान लिया, तो इसका क्या मतलब था? छोड़िए इन चीजों को, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। बाकी से बोलते हैं आप, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। वो तो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। बिल्कुल। 2022 का चुनाव
एक तरफा मुसलमान ने वोट दिया था, मेरे जैसा आदमी भी मजबूर होकर के चला गया था, एक तरफा वोट दिया था, लेकिन सरकार नहीं बनी थी, तो उसके लिए दोष मुसलमान का नहीं है। कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी के हाथों में कैसा है? राहुल गांधी का, कांग्रेस का मतलब ही राहुल गांधी है। अब ये बात क्या बात करें, कांग्रेस का मतलब ही राहुल गांधी है। मतलब राहुल गांधी ऊंचाइयों पर उस लेकर जाएंगे जहां पर वही ले जा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होता। राहुल गांधी का कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी पहले और राहुल गांधी आखिर। राहुल गांधी की लीडरशिप को अगर रेट करना हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे उनको? 10 में से 10। बताइए कौन से में इतनी हिम्मत है कि इतनी आलोचनाएं, इतना मीडिया का वो करके उनकी छवि को बिगाड़ा गया और सब कुछ किया गया और उसके बाद भी अडिग नहीं हुआ, जो सोच लिया वो कर रहा है। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति तो गांधी परिवार में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ देखने को हमेशा मिलती है कि अगर आप बीजेपी का इंस्टाग्राम देखें या ट्विटर देखें तो हमेशा कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज करते हैं। तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वो देश मोदी के जी गरीबों के अच्छे- लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए वो दिन ईद और दिवाली जैसा होगा जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्हीं की सोच है जो वैश्विक स्तर के ऊपर भी देश को आगे ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है सर। अगर कांग्रेस की भी बात करें, एक मुसलमान होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, तो सर बहुत सारी ऐसी जगहों पर आते हैं जहां पर मुसलमानों का नाम लेने से बचा जाता है, मतलब सीधे तौर पर मुसलमानों का नाम नहीं लिया जाता। तो इससे बहुत एक मैसेज आता है मुसलमानों में कि कोई पार्टी हमारी अपनी नहीं है। बदकिस्मती है ये, लेकिन मैं इस मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का मतलब कायल हूं कि उन्होंने कभी इस बात से परहेज नहीं किया कि कौन खुश होगा और कौन नाराज होगा। अगर जुल्म है, जाती है, तो जिसके साथ हो रही है उसका नाम लेते हैं। राहुल गांधी ने कभी मुसलमान को सिर्फ अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं रखा, उन्होंने सीधे मुसलमान बोलने का काम किया। सर, एक विपक्षी पार्टी के सांसद के तौर पर और एक मुसलमान नागरिक के तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? कितना अच्छा काम किया उन्होंने मुसलमानों के लिए? कुछ किया ही नहीं। जो कुछ हो रहा था वो सब रोक दिया। छात्रवृत्ति दी नहीं, पिछले 6 साल से छात्रवृत्ति बंद है। मुसलमान के हाथ में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो उम्मीद जगी थी कि कुछ होगा। कंप्यूटर को छीनने के लिए एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके सारी ग्रांट रोक दी। जो मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति रोक दी, और कुरान पढ़ने के लिए जो मदरसे थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दी। तो ये ना कुरान और कंप्यूटर दोनों के बारे में जो इनकी सोच है वो जग जाहिर है। सर, अब एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो एक आम मुसलमान के मन में और एक पत्रकार होने के नाते मेरे भी मन में होता है कि सर बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कोई नहीं ले जा पाया है। अगर हम 2001 के आंकड़े देखें सर, तो जो लिटरेसी रेट है वो 59.1 था और 2023 और 24 तक 79.5 हुआ है, बढ़ा है सर। लेकिन जिस स्तर तक और लोग लिटरेट हो गए हैं वहां तक मुसलमान नहीं पहुंचा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सच्चर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सारी चीजों को साफ कर दिया था। कांग्रेस ने ही सच्चर कमीशन बनाया था। कांग्रेस ने मुसलमान के उत्थान के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था। बदकिस्मती से 2014 के बाद उसमें ब्रेक लग गया, वरना बहुत तेजी के साथ काम शुरू किया गया था। किसी भी समाज के अंदर अगर कोई भी सबका दबका दबा हुआ रह जाएगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा, तो वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी देश के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी अगर मुख्य धारा से कट जाएगी तो देश तरक्की का रास्ता खोल ही नहीं सकता। देश की तरक्की का रास्ता तभी खुलेगा जब देश के अंदर रहने वाले सभी लोग एक साथ काम करने का काम करें। सर, लव जिहाद को लेकर हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और बड़ा अफसोस होता है देखकर कि रोड पर कुछ लोग खड़े हैं, उन्हें ये कहकर भगा दिया जाता है कि यहाँ से जाओ, लव जिहाद करने आए हो, ये हमारी बहन बेटियां यहाँ पर रहती हैं। तो ये बहन बेटी किसी की भी हो, बहन बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत सबसे ऊपर है। और ये जो नफरती लोग हैं, इन नफरती लोगों का, चूंकि आजकल सरकार बन गई तो इनको ऑक्सीजन मिल रही है, वरना इन नफरती लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो इधर हो या इधर हो। फतेहपुर में जो मकबरे को मंदिर बनाकर जो चीजें हुई सर, उसमें बीजेपी का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो उस मुद्दे पर क्या कहना है आप? देखिए, मैंने तो कल कहा था कि मुसलमान है तो सीधे गोली मार देते हो छाती के ऊपर, वहां तो आपने डंडा भी नहीं चलाया।
और सब कुछ बैरियर भी तोड़ दिया और सब तोड़ दिया और पुलिस के ऊपर भी लाठी लेकर के दौड़ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या समाज के अंदर आप दो कानून चलाएंगे कि एक के लिए एक कानून, एक के लिए एक कानून? अगर किसी भी देश के अंदर इस तरह की वो होगी तो एक समाज का एक तबका अपने आप को अगर बिल्कुल आइसोलेट महसूस करेगा तो ये देश के लिए खतरा है। बाद में ये भी खबर आई कि रात भर में जो है प्रशासन ने मरम्मत करवाई मजार की। मरम्मत कराना, सब करना, वो सब अलग चीज है, लेकिन यही उपद्रव अगर मुसलमान कर रहा होता तो आप सीधे छाती पे गोली मार देते। मतलब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आप तो छाती पर गोली मारते। आपने संभल में क्या किया? संभल में तो कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। संभल में सीधे छाती पर गोली मारी है और जिसने गोली मारी उसे प्रमोशन दे रहे हो आप। सर, जो मुस्लिम समुदाय है ऐसी घटनाओं से उनकी जो भावनाएं हैं उनमें एक असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है, तो अगर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। समाज के अंदर, देश के अंदर आज भी एक बहुत बड़ा तबका इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है, इन नफरतों के खिलाफ है। सर, आज की राजनीति में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब सेकेंडरी मुद्दे हैं। धर्म, जात, ये सारी चीजें जो हावी हो गई बीजेपी को यही चाहिए। बीजेपी को तो अनपढ़ जाहिल लोग चाहिए देश के अंदर। बीजेपी तो पाषाण युग में ले जाना चाहती है देश को। दुनिया जा रही है आसमान के ऊपर, ये पाषाण की बात करते हैं। तो ये तो बीजेपी अनपढ़ जाहिल रखना चाहती है। अनपढ़ जाहिल रहेंगे तो गुलामी करेंगे। लड़ाई यही तो है कि 90% लोग देश के गुलामी कर रहे हैं, 10% लोग राज कर रहे हैं। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। जातिगत जनगणना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जातिगत जनगणना जो तेलंगाना के अंदर की गई, वो जातिगत जनगणना सारे आंकड़े खुद ब खुद बयान कर रही है। क्या मुसलमानों को बीजेपी के राज्य में डरने की जरूरत है? जरूरत कहाँ है? डर ही रहा है। जरूरत तो तब हो जब उसे डरना लग रहा हो। डर रहा है। कहते हैं डर लग रहा हो तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान वो जाए ना जिन्होंने पाकिस्तान की बात की थी। पाकिस्तान की बात तो आपने की थी। दो नेशन दो राष्ट्र की थ्योरी की बात किसने पहले की थी? कौन से नेता ने की थी? कौन से नेता ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया था? तो जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े में सहयोग किया था वो जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकारें तो आप बनवा रहे थे। मुस्लिम लीग के साथ तो सरकार में आपकी विचारधारा के लोग बैठे थे। हम लोग तो बंटवारे के खिलाफ थे। तो उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, तो योगी जी को क्या कहेंगे? कैसे सीएम है वो? योगी जी सीएम है बस। कैसे सीएम है? देख तो रही है फतेहपुर में क्या हो रहा था, देखा तो संभल में क्या हुआ, देख तो रहे हो आप अपराध कहाँ जा रहा है। तो बहुत बढ़िया सीएम है। एक पॉडकास्ट मैंने आपका देखा जिसमें आपने कहा कि योगी जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो ईमानदार तो हैं, लेकिन ऐसी ईमानदारी किस काम की जिस ईमानदारी से प्रदेश का भला नहीं हो रहा है। आप ईमानदार बने रहिए, नीचे बेईमानी हो रही है तो आपके ईमानदार होने के क्या मायने रह गए। अखिलेश यादव को लेकर क्या लगता है आपको? क्या कभी योगी जी को हराकर सीएम बन पाएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। सर, अभी सपा की बात हो रही है तो आपका एक वायरल बयान, अगर उसका जिक्र ना हो तो वो चीजें अधूरी है। जैसे आपने बोला था कि मुसलमानों को एक होने की जरूरत है, तुम्हारी वजह से मैंने पकड़ लिया, कुत्ता बना दिया मेरा। तो क्या सच में वाकई में अखिलेश यादव ने पैर पकड़वा लिए थे? सर छोड़िए, मैं इन बातों को उखेड़ना नहीं चाहता। जो कह दिया था, मैं उससे पीछे थोड़ी हट रहा हूँ कि नहीं कहा था। आज क्या, पहले जो कह दिया उस पर आज के टाइम पर क्या आपकी राय है? क्या सोचते हैं? आदमी अतीत से सबक लेता है, बस अतीत से आदमी को सबक लेना चाहिए। पप्पू यादव जी से बात की हमने तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो अमित शाह हैं वो चाणक्य हैं, जब तक उनकी वजह से बीजेपी जो है वो जीत रही है। तो आपका क्या कहना है इस पर? बीजेपी का इंटरनल मामला है, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का अपना मामला है, उनकी अपनी रणनीति है, उसमें मैं क्या दखल दूं और क्या मैं क्या जवाब दूं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव की बात पे मैं बोल रही हूं। पप्पू भाई बताएंगे, उनके पास ज्यादा इनपुट होगा, मुझे तो नहीं पता। सर, लव जिहाद की बात होती है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, लेकिन जब बॉलीवुड में सेम चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है, उसने हिंदू से शादी कर ली, या हिंदू है उसने मुस्लिम से शादी कर ली, तब वहां पर कोई कुछ नहीं कहता। क्या मतलब बड़े लोगों का देश के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। देश के संविधान ने जो आपको आजादी दी है, उस आजादी को रोकने वाले लोग हैं। देश का संविधान कहता है कि हर बालिग व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, वो चाहे जिस तरह जिए। सर, अब मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी, उसका आंसर आप छोटे छोटे आंसर्स दीजिएगा। एक शब्द में राहुल गांधी को कैसे बताएंगे आप? संत। और मोदी जी को देश का यूथ कैसे देखे, क्या उनसे क्या सीखे?
सीखने लायक कुछ है नहीं अभी, यूसीसी कुछ भी नहीं, क्या है? झुंझुना आपने कहा कुछ था। भी नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमान की बर्बादी का सामान। हिंदू राष्ट्र। ये देश हिंदू संस्कृति का देश है। ये देश हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू से मतलब धर्म नहीं, क्योंकि धर्म है सनातन। हिंदू संस्कृति से मतलब जो संस्कृति हमारी है, जो हिंदी संस्कृति है, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके अंदर विभिन्न धर्मों का समावेश है, विभिन्न जाति और बोलियों का समावेश है। ये इसकी खूबसूरती है। बीजेपी नफरत की जमात हो गई है। आपकी फेवरेट जगह सहारनपुर में कहाँ है? जंगल। कांग्रेस तो देश का भविष्य है। अब इमरान मसूद जी लोगों का सेवक। अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते इस वक्त? मैं जंगल के अंदर पेड़ लगा रहा होता, जानवरों को उनके लिए काम कर रहा होता। जानवरों के लिए, बहुत प्यारे जानवर होते हैं आपको। सोशल मीडिया पर जब ट्रोल होते हैं आप, तो क्या रिएक्शन होता है? पहला कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं। नहीं। 3 शब्द जो आपको बेस्ट डिफाइन करते हो। ऐसे में एकदम नहीं, मेरे याद नहीं आता है कुछ भी। क्या कभी बिना सिक्योरिटी की भीड़ में गए हैं आप? मेरे साथ सिक्योरिटी कब है ये बताइए? मेरे साथ सिक्योरिटी होती ही नहीं। जनता का आदमी हूँ, मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल पे फिरता हूँ, मैं रिक्शा में बैठकर चला जाता हूँ, मुझे सड़क पे चलते हुए कोई भी रोक लेता है, मेरे रात को घर पे आके 2 बजे भी कोई उठा लेता है, मुझे कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं लगता? नहीं, अल्लाह है करने वाला, डर किस बात का है? अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि जब आप किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपकी जो प्राइवेसी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे अभी मैंने एक चीज नोटिस की, हमारे टीम के एक मेंबर ने आपको नंबर देने के लिए कहा, तो आपने पूरा मोबाइल उनको थमा दिया, दे दिया, तो कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास कुछ है नहीं छुपाने के लिए, तो मैं क्या छुपाऊं? मतलब ये भी नहीं था कि पत्रकार हैं, हो सकता है फोन से कुछ देख लें। क्या है मेरे फोन में, देख लीजिए। हमारे पास कुछ छुपाने को होगा तो हम छुपाएंगे ना, मेरे पास कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो खुली किताब है। अगर इमरान मसूद जी को पीएम बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो एक काम जो आपको देश के लिए सबसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने में ना देखे ना देखूंगा। इस देश में कभी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। इस सत्यता को मैं तो स्वीकारता हूँ, जिसे नहीं स्वीकार नहीं है वो सोचता रहे जो सोचना है। तो लेकिन कहते हैं सपने बड़े देखने चाहिए, तो सपने ऐसे तो देखो कि जो कर ले। मैं कहूँ आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। देश तो हमारा भी, मुसलमानों तो हमारा भी है, प्रधानमंत्री बनने का सपना क्यों नहीं? नहीं बन सकता। जो नहीं काम नहीं हो सकता मैं कैसे कह दूंगा? मैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या राय है आपकी? बड़े भाई हैं मेरे, कभी वहां तक पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री? बड़े भाई हैं मेरे, नहीं कवाली पैदा नहीं होता। असद भाई, असद नाम है उनका। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत बेबाकी से हमारे हर सवाल, टेढ़े मेढ़े हर सवाल का जवाब दिया। तो देखा आपने किस तरह से इमरान मसूद जी ने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आपकी क्या राय है? जैसे कि इमरान मसूद जी ने एक बात कही कि मुसलमान कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हालांकि राष्ट्रपति मुसलमान बना है, लेकिन आपकी क्या राय है इमरान मसूद जी की इस बात पर कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ सवाल जो हम सीधा इमरान जी से पूछें, तो कमेंट में वो सवाल ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे आपके सवाल पूछे जाने पर, तो हम ज़रूर से आपके सवाल अपने पॉडकास्ट में ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।